दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन अड्डा ल्यूसेंट फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 8 वीडियो। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम में आपके काम में आने वाली वीडियोज़ हैं, इसलिए आप सभी वीडियोज़ को देखें और अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ल्यूसेंट की जितनी भी एमसीक्यू सीरीज हैं सबको अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज का पार्ट 8 वीडियो का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे कह रहा है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। देखिए, ये मैं नहीं बताऊंगा कि किन किन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको खुद दिख रहा होगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है। तो ये डायरेक्ट आंसर है 310। इसका ये आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है कि 310 होता है। ये तो केल्विन में दे रखा। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके पास अलग अलग स्केल्स होते हैं। टेम्परेचर स्केल आपके पास केल्विन भी होता है, र्यूमर भी होता है और साथ में फ़ारेनहाइट भी होता है और डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइएगा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना, तो आप कह दोगे 310। बट फ़ारेनहाइट में अगर पूछने लगे तो कितना होगा, तो ये है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता। एक्चुअल में डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, इनमें एक रिलेशनशिप होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जिसके थ्रू आप किसी एक स्केल में अगर टेम्परेचर दे रखा है तो बाकी स्केल में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्या है। जो मेन फॉर्मूले हैं वो आपके ये है, C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273 अपॉन, अगेन यहाँ कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, अपॉन 100। देखिएगा ये फॉर्मूला मेन है। अगर आप आर का भी, र्यूमर का भी लिखना चाह रहे हैं तो आप इसका भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका, R-80, सॉरी यहाँ पर 0 आता, R-0, तो इसको R ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास R-0 अपॉन 80, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप है। तो इस तरह से आपका एक कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ये नहीं है कि भाई सिर्फ एक टेम्परेचर को ही चेंज करो, आपके पास जो भी टेम्परेचर दे रखो। मान लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपको दे रखा है 30 डिग्री, आपसे पूछेगा बताइए केल्विन में कितना होगा, तो आप ये डिग्री सेंटीग्रेड पिक करेंगे, साथ में केल्विन पिक करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, C/100 इज इक्वल टू K-273/100। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर C इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा K-273। अब एक्चुअल में डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे रखी थी आपके पास 30, तो जहाँ डिग्री है वहाँ पर 30 लिख दीजिएगा। K की वैल्यू पूछ रहा है, -273 ऐसे रहेगा। जब ये -273 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 273 + 30 इज इक्वल टू K के बराबर आ जाएगा। अब देखिए K कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 303 केल्विन। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक टेम्परेचर को, मतलब किसी एक टेम्परेचर को आपने किसी पर्टिकुलर स्केल में मेजर किया है तो दूसरे स्केल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक वाहिद फॉर्मूला जो मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ है ये है, जहाँ पर ये डिग्री बताता है डिग्री सेंटीग्रेड को, F बताता फ़ारेनहाइट को, वहीं K बताता केल्विन को और R बताता र्यूमर स्केल को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये देखा था कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखोगे नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वहीं फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 98.6, वहीं केल्विन में चेक करेंगे तो 310। ये आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया और मैंने ये कोशिश की है कि इसमें कुछ एडवांस भी बताया जाए और वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं, जिसके अंदर आपसे कह रहा है, कलर चेंज करते हैं कि थोड़ा कलर में मज़ा आता है ना, पचरंगी। ये व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स onto the floor it bounces, why does it bounce। देखिए, किसी फ्लोर के ऊपर अगर आप बॉल को डिप कराते हैं, अब ये यहाँ टिप करने के बाद में ऊपर को बाउंस कर जाती है, तो ऐसा किस लिए होता है भाई। जाहिर सी बात है, जब बॉल इस पर्टिकुलर सरफेस से टकरा रही होगी तो अपना एक्शन लगा रही होगी।
अब जब तक इस पर रिएक्शन नहीं लगेगा तो ये कैसे ऊपर को जाएगी। अगर इस पर रिएक्शन लगा है तो इसका मतलब ये ऊपर को गई होगी। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, अगर बॉल ऊपर बाउंस कर रही है तो इस पर्टिकुलर फ्लोर ने भी इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाया होगा। तो जहाँ पर एक्शन और रिएक्शन काम करता है वहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ होता है। तो इस पर्टिकुलर 72 का आंसर हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ implies that for every action there is a reaction but in opposite direction। वही कहते हैं ना, every action has equal and opposite reaction। तो ये रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब बॉल ऊपर को जानी ही चाहिए थी। 73 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। देखिए लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो होता है 0 केल्विन, जिसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये 0 केल्विन है। अब 0 केल्विन को यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा, तो आपको पता है ना, मैंने कन्वर्जन के बारे में बता रखा। तो 0 केल्विन जो निकल कर आएगा वो आएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड के। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। K इक्वल टू होता है 273 प्लस C के बराबर। अब यहाँ पर आपके सामने जो है वो है 0 केल्विन, तो यहाँ पर 0 रख दीजिएगा, 273 ऐसे रहेगा प्लस C। अब C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो C कितना हो जाएगा -273 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 74 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग विल यू पुट इनटू प्योर वाटर इन ऑर्डर टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। देखिए आपके पास अगर एक वाटर है और एक ऐसा वाटर जिसके अंदर आयंस नहीं है, तो उसके अंदर से कंडक्टिविटी भी पास नहीं होगी, मतलब करंट पास नहीं करेगा। अगर आपके पास में एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आपने 2 रोड लगा रखी हैं, एक माइनस की और दूसरी आपने लगा रखी है प्लस की, तो जब तक इस रेड कलर कर लेते हैं, जब तक इसके अंदर इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर आयंस नहीं होंगे तब तक इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं होगी। तो इसके अंदर आयंस होने बहुत जरूरी है। अब आयंस होने जरूरी है, आपके पास नॉर्मल वाटर के अंदर तो आयंस पाए जाते हैं, लेकिन प्योर वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर आयंस नहीं पाए जाते। तो हमसे ये कह रहा है कि आपको इस पानी के अंदर से करंट पास करानी है, तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप इसके अंदर मिक्स करोगे पानी के अंदर, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आए। अगर मैं कैरोसिन को देखता हूं तो ये नॉन पोलर है। क्या है ये? नॉन पोलर। कैरोसिन जो है नॉन पोलर है। मस्टर्ड ऑयल भी नॉन पोलर होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर शुगर की बात करते हैं तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, ये भी नॉन पोलर है। बस एक वाहिद कंपाउंड है लेमन जूस जो कि पोलर होता है। क्या होता है ये? पोलर। इसके अंदर लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि पोलर होता है। और पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो प्लस माइनस अपने पास रखते हैं, जैसे कि A+ B- है ना। लिक्विड के अंदर ड्रॉप करने पर ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके पोलर कंपाउंड। जैसे इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर ये सिट्रस फ्रूट के जूस डाला जाएगा या लेमन जूस डाला जाएगा तो ये आयंस ब्रेक कर देंगे अपने अपने। अब जैसे ही इसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो ये आयंस अब कंडक्टिविटी कैरी करने का काम करेंगे। जब कंडक्टिविटी कैरी करने का काम करेंगे तो इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर करंट पास हो जाएगी। तो वही था क्वेश्चन कि आपको करंट पास करानी है वाटर के अंदर से, तो आपको कौन सा मटेरियल मिक्स करना होगा पानी के साथ। तो इसका आंसर है लेमन जूस मिक्स करना होगा। रीजन आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे कह रहा है द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यूज। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एक अकेला वाहिद ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर वैल्यू सेम होती है। अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पर हैं जहां पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां पर फ़ारेनहाइट स्केल ले जाओ और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल ले जाओ, दोनों में -40 रीडिंग शो हो रही होगी। अब देखिएगा, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ अपने फॉर्मूले के थ्रू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F-32/1 तो यहाँ पर 180 चलता है और साथ में डिग्री सेंटीग्रेड में होता है C/100। चूंकि क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है कि सेंटीग्रेड की वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट के जस्ट इक्वल है, तो जहाँ पर F है वहाँ पर C कर दीजिएगा, तो C-32/180 और यहाँ पर आ जाएगा C/100।
जब यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा -40। तो जिससे ये पता चलता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में -40 डिग्री सेंटीग्रेड कॉमन रहता है। ठीक है भाई, तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक ऐसा वाहिद टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल पर सेम रीडिंग आती है जिसकी। ठीक है भाई, अब एक आता है अगला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए रिफ्लेक्टिंग भी होता है, रिफ्लेक्टिंग भी होता है, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिंग पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या होता है ये देखना। तो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए टेलीस्कोप होगा क्या, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी दूरबीन होती है जिसके थ्रू तारों को और अलग अलग तरह के प्लैनेट्स को देखने के काम में आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये छोटा वाला जो लेंस होता है यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये बड़ी वाली साइड जो है यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर हम अपनी आँख के थ्रू देखते हैं तो ये हमारा आई लेंस कहलाता है, जबकि ये जो लेंस कहलाता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिएगा इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं, दो लेंस यूज हुए हैं, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स ही हैं। तो दो लेंस यूज हुए हैं और दोनों कॉन्वेक्स हैं। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। वन कॉनकेव मिरर, देखो मिरर तो यूज नहीं हुआ। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, इक्वल फोकल लेंथ के होते नहीं, फोकल लेंथ भी अलग अलग होती हैं। तो टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ अनइक्वल फोकल लेंथ, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला कि मैंने फोकल लेंथ अलग अलग होती है, ये जो हमारे पास आई पीस होता है ये थोड़ा थिकनेस में मोटा होता है बीच में से, और आपको पता है ना कॉन्वेक्स लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी, और लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हमारे पास ये लेंस जो होता है ना एक्चुअल में ये इसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है और इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टार्स को, सन को, जुपिटर को और भी बहुत अलग अलग तरह के प्लैनेटों को देख लेता है, तो इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा, जबकि आईपीस की फोकल लेंथ कम होती है। ये बात भी थोड़ा ध्यान में आपके होनी चाहिए। अगर देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए हीट का जो कंडक्टिंग नेचर देखना चाहोगे कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा कंडक्टर है हीट का, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इन चारों ऑप्शन में कोई अच्छी मेटल तो नहीं है। अगर आपको मेटल मिल जाती है तो मेटल पे गौर फिक्र कीजिएगा, क्योंकि वही बेस्ट कंडक्टर होती हैं। चारों ऑप्शनों में देखिएगा कहीं मेटल दिखाई दे रही है आपको, लेदर है, वाटर है, बेंजीन है। तो भाई वाटर जो है ये तो गुड कंडक्टर नहीं है, बेंजीन भी गुड कंडक्टर नहीं है, वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बेंजीन को देखोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर ऑफ मतलब हीट है। अगर लेदर चमड़े को देखोगे तो ये तो होता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता। मरकरी ये लिक्विड मेटल है, ये होता है। जिस तरह से मैंने कहा कि मेटल को ही पिक करना है तो मेटल के हिसाब से मरकरी हो गई, लेकिन नॉन मेटल भी हीट को अच्छे से कंडक्ट कर देते हैं, जैसे कि डायमंड एक नॉन मेटल होने के साथ साथ बहुत अच्छा हीट को कंडक्ट करता है। बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो उस पर भी ध्यान देते, बट अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो आप मेटल्स को पिक करोगे। अगला क्वेश्चन इस 78 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गारमेंट्स कीप अस वार्म इन द विंटर सीजन बिकॉज दे। देखिए जो हम कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, तो ये हमें ठंड के टाइम में हमारी बॉडी को गर्म क्यों रखते हैं। अब जाहिर सी बात है ये हमारी बॉडी को गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट बाहर ना जा सके, इन गारमेंट्स के थ्रू अंदर ही रहे। तो ये हम यही चाहेंगे कि हमारे पास जो गारमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ये अच्छे से इंसुलेशन करे, आपकी हीट बाहर ना जाने दे। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन देखिएगा जिसमें ये लिखा हुआ हो कि आपकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जानी चाहिए। तो देखो इसका ऑप्शन डी है, प्रिवेंट हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम गोइंग एक्सटीरियर। हमारी बॉडी के अंदर से निकलने वाली हीट को बाहर जाने से रोकते हैं गारमेंट्स, इसलिए वो हमको गर्म रखते हैं। जब जाहिर सी बात है हीट बाहर नहीं जा रही है तो जाहिर सी बात है वो हीट कहाँ रही होगी, गारमेंट्स और हमारी बॉडी के बीच में घूम रही होगी। तो ये हमारी हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को वार्म अप करते हैं ये। अगर 79 क्वेश्चन की बात करें जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमसे क्या कह रहा है, अ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इनटू आइस। एक पानी से भरा हुआ गिलास है वो बर्फ में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला भाई, क्यों नहीं बदलेगा?
आगे पढ़ लेते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इनटू आइस एज इट रीचेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पहुंच जाए तो ये बर्फ में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? देखिए, बर्फ में कन्वर्ट करने का मसला ये होता है कि अगर किसी मीडियम से अगर आप हीट विड्रॉ कर लेते हो तो इस मीडियम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रैंडमनेस कम होती चली जाती है। इन लास्ट वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि ये गिलास के अंदर जो पानी रखा हुआ था वो कूल डाउन तो हो गया, बट ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद भी बर्फ में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका रीजन ये है कि इससे हमने ज्यादा हीट विड्रॉ नहीं की। अगर और ज्यादा हीट विड्रॉ कर लेंगे तो 100% ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं जिसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रखा हो। क्या लिखा हुआ? पहला ऑप्शन है वाटर डज नॉट सॉलिडिफाई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिडिफाई हो जाता है भाई, ये गलत है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सॉलिडिफाई। भाई हम हीट सप्लाई करेंगे पानी को, अगर हमने हीट सप्लाई कर दी पानी को तो पानी गर्म हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी टेकन आउट। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। फ्रॉम द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सॉलिडिफाई। पानी को जमने के लिए या जमाने के लिए या फिर सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीज करने के लिए आपको उसके अंदर से हीट को विड्रॉ करना ही होगा, उससे हीट निकालनी ही होगी। तो ये सी ऑप्शन ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बर्ड इज सिटिंग इन अ वायर केज विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। If the bird starts flying inside the cage, the reading of the spring balance will be। अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक स्प्रिंग बैलेंस बना लेते हैं। ये आपके पास में एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसके अंदर आपने स्प्रिंग लगा रखा और यहाँ पर एक हुक लगा रखा। अभी इस हुक में आपने क्या किया है, एक आपने केज टांग रखा है। ये केज बना देते हैं। इस केज के अंदर देखिए केज बना देते हैं, सुंदर सा केज बनाते हैं पहले। इस केज के अंदर क्या है ना, एक बर्ड है। इसके अंदर एक बर्ड पहले से ही है, ये बर्ड है इसके अंदर बैठी हुई। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेक करूंगा तो वो रीडिंग जो निकल कर आएगी एक तो केज के वेट की वजह से आएगी और साथ में जब ये बैठी हुई है चिड़िया तो इसके वेट की वजह से आएगी। तो दोनों के वेट की वजह से आएगी। अगर मैं पहली वाली रीडिंग को ए बोल देता हूं तो ये रीडिंग जो आएगी वो आएगी वेट ऑफ केज प्लस वेट ऑफ बर्ड, इसकी वजह से आएगी। ठीक है भाई। अब मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये बर्ड जो है सेकंड केस में इसमें से उड़ना शुरू कर देती है, बीच में हवा में आकर उड़ती है, यहाँ पर उड़ती है। जब उड़ रही होगी तब रीडिंग जो देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस की वो भी होगी। अब देखिएगा, जब ये पर्टिकुलर चिड़िया इसके अंदर उड़ रही होगी तो चिड़िया जब इस पर बैठी थी तो ये एक्शन लगा रही थी अपने वेट के बराबर। अब चूंकि उड़ रही है तो इसका वेट वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, भाई वेट वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, केज वाला पार्ट रह जाएगा। तो वेट ऑफ केज ये तो ऐसे रहेगा प्लस वेट ऑफ बर्ड जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब बर्ड जो है इसके अंदर बैठी हुई नहीं है। तो खुद सोच के बताइएगा, ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया वेट ऑफ बर्ड, क्योंकि बर्ड इसके अंदर बैठी हुई नहीं है। अब चिड़िया इसके अंदर उड़ रही है, जब उड़ रही होगी चिड़िया इसके अंदर उड़ रही होगी तो इसके पर कुछ इस तरह से नीचे को फोर्स लगा रहे होंगे, बट ये फोर्स जो है ना जो केज पर लगा रहे होंगे ये वेट के बराबर नहीं होगा। इसलिए क्या होने वाला है, जो सेकंड रीडिंग आएगी वो पहले वाले के मुकाबले कम आएगी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, 20 है। तो सेकंड वाले केस में जब चिड़िया उड़ रही होगी तब स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो रीडिंग आएगी वो पहले के मुकाबले थोड़ी कम आएगी। बी लेस देन अर्लियर, पहले वाले के मुकाबले कम आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे 10 के 10 क्वेश्चन। फिर भी अगर नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछने में कोशिश करूंगा और बेहतर आपको एक्सप्लेन करने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।